सर, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है, क्योंकि आप पर्यटन मंत्री हैं, कोरोना एक ऐसी बीमारी या एक ऐसा पेंडेमिक आया जो अब से पहले अप्रत्याशित था, किसी ने कल्पना नहीं की थी। अब से पहले जरूर होता है कि कोई स्लंप आया, यानी कि कोई इंडस्ट्री ऊपर गई या नीचे गई, कभी एक मंदी आई या वो आई, लेकिन कोरोना आएगा सब बंद हो जाएगा, किसी ने नहीं सोचा था। अब क्योंकि सब कुछ खुल रहा है और कल 8 तारीख से तो होटल्स भी खुल जाएंगे और पर्यटन स्थल भी खुल जाएंगे, मंदिर भी खुल जाएंगे और टूरिज्म इंडस्ट्री भी खुल जाएगी। आपका आंकलन क्या है, कितना बड़ा नुकसान कोरोना से टूरिज्म इंडस्ट्री को पहुंचा है, पर्यटन को पहुंचा है, और अब हम कहां खड़े हैं? मुझे लगता है कि मैं पहले तो आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने जिस कालखंड में इस चर्चा को शुरू किया है, ये देश के लिए सबसे बड़ी जरूरत है। और प्रश्न भी आपका ऐसा है कि वास्तव में सजगता का मतलब होता है क्या हम दूर तक देख पा रहे हैं। आज ही भारती के इन कार्यक्रमों में कि 1 वर्ष पर जो हमारी उपलब्धियां हैं, मैंने आज सागर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। मैं ये बात देखता हूँ कि 2020 इतना महत्वपूर्ण वर्ष है कि अगर हम इसको 0 ईयर कर देना चाहिए। और कुछ लोग कहते हैं ये परीक्षा का वर्ष है, एग्जामिनेशन का ईयर है। मैं दोनों में कोई कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि इससे ज्यादा महत्वपूर्ण कोई वर्ष हो नहीं सकता। और इसलिए आज हम अगर ये देखें तो मैं जिम्मेदारी के साथ स्वीकार करता हूँ कि पर्यटन ऐसी इंडस्ट्री है जो सबसे पहले बंद हुई और अब सबसे बाद में शुरू हो गई। कल से जो मैंने खुद ने आज संस्कृति मंत्री के रूप में 821 ऐसे स्थानों को खोलने की स्वीकृति दी है, जो मंदिर है, चर्च है, मस्जिद है, जो ऐसा ही कि हमारे अपने मॉन्यूमेंट्स हैं। लेकिन राज्य सरकारों के मॉन्यूमेंट्स इनसे अलग है। एसओपी अपने गृह मंत्रालय के, स्वास्थ्य मंत्रालय के लिए एडवाइजरी हमने उसके साथ इंक्लूड किए और आगे का रास्ता तय किया है। लेकिन एक स्टेप है कल खुलने का, और उसमें सावधानी रखना सबसे बड़ी अहम जरूरत है। लेकिन हमारे लिए अगर अनुभव अच्छा होगा तो हम म्यूजियम खोलते समय, लाइब्रेरी खोलते समय इस एसओपी को, गाइडलाइंस को लोग फॉलो कर रहे हैं, किस सीमा तक कर रहे हैं, तब हम उनको खोल पाएंगे। तो मुझे लगता है कि सबसे अहम बात है कि शुरुआत धीमी होगी, लेकिन मेरा विश्वास है कि हम प्रधानमंत्री के उस विजन के बारे में जरूर सोचें कि जब कोरोना नहीं था तब देश के प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से कहा था कि आप 3 साल में 15 स्थानों पर जाइए, देखो अपना देश। ये आज हमारे लिए मंत्र बना है। पर्यटन के क्षेत्र को अगर शुरू करना है तो आपको स्वदेशी पर्यटन से शुरू होना होगा। घरेलू पर्यटक ही इस काम को शुरू करेगा। रफ्तार धीमी होगी, लेकिन मेरा यकीन है कि जैसे ही हम रफ्तार पकड़ेंगे, दुनिया का कोई देश हमारे मुकाबले पर नहीं होगा। अब से पहले सर हमने इनक्रेडिबल इंडिया, अतिथि देवो भव या इस तरह के कैंपेन देखे हैं, यूजुअल कहीं ना कहीं विश्व को ये दिखाने के लिए कि हमारे भारत में टूरिज्म को लेकर के कितनी बड़ी पोटेंशियल है, कितने खूबसूरत प्रदेश हैं। आप कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक घूमिए, आपको ऐसा लगेगा ना जाने कितने कंट्रीज इकट्ठे घूमगी। अब जो पर्यटक जो है अमेरिका, यूरोप का रुख करता था, जब स्पेन, बार्सिलोना तक सुरक्षित नहीं है, वो भारत में भी अब इतने सारे केस हैं, वो यहाँ का रुख कैसे करेगा? क्या अब आपका टारगेट ऑडियंस जो है वो थोड़ा बदल जाएगा? डोमेस्टिक को ही ज्यादा कंसंट्रेट करना है, उसी को ध्यान में रख के उनको लाया जाएगा? क्या फॉर्मूला क्या रहेगा? नहीं, मुझे लगता है कि आपके प्रश्न को मैं धन्यवाद दूंगा। कोरोना के पूरे समय में आप संख्या को, बल को मत देखिए। 3 बातों को मैं आपके सामने रखता हूँ। एक बात है कि हम जरूरतमंद देश है, हमारी स्वास्थ्य सुविधाएं दुनिया में न्यूनतम है देश के नाते। लेकिन उसके बावजूद भी जब दवाइयां देने का मौका आया तो जिनके पास साधन थे वो नहीं दे पाए। हमने ताकतवर अमेरिका को भी दवाइयां दी और जरूरतमंद ब्राजील जैसे 170 देशों को भी दवाइयां पहुंचाई। हमारे जरूरतमंद होने के बावजूद भी वसुधैव कुटुंबकम के इस मंत्र को साकार जब प्रधानमंत्री ने किया तो देश तो लोहा मानता ही है, दुनिया के लोगों ने उसका लोहा माना। ये साफ की बात है। मैं हमेशा मानता हूं पर्यटन सिर्फ धन बल पर नहीं चलता, भरोसे पर चलता है। धारणा बदली है दुनिया के भीतर। दूसरी बात मैं आपको उदाहरण के रूप में कहूंगा कि जितने भी विदेशी पर्यटक, आपकी जानकारी अच्छी तरह से है, जो भारत में थे उनने अपने देश में वापस जाना स्वीकार नहीं किया। यहाँ सुरक्षित उनने अपने आप को माना। हमारी प्राचीन चिकित्सा पद्धति के प्रति ये जो मान बढ़ा है, ये हमारी दूसरी सफलता है, जिसके कारण से वेलनेस टूरिज्म के नाम पर हिंदुस्तान लोग आएंगे।
तीसरी बात मुझे लगती है कि जो भारतीय संस्कृति है, हमने किसी से नहीं कहा कि हाथ जोड़कर नमस्कार करिए। ये काम इस्राएल के राष्ट्रपति ने शुरू किया और दुनिया के शीर्ष नेताओं ने उसको अपनाया। ये भारतीय संस्कृति के प्रति जो मान बढ़ा है, ये जिज्ञासा भारत की तरफ आकर्षित करेगी लोगों को, ये हमारा विश्वास है। सवाल इसका है कि जो देश में 2.5 करोड़ लोग बाहर जाते थे हिंदुस्तान के, वो भी तो भारत में घूमना चाहेंगे। अभी दुनिया में ये तय नहीं है कि लोग कहां पर जाएंगे, लेकिन हमारे पास एक आंकड़ा मैं आपको शेयर करना चाहता हूं। हमारे यहाँ विदेशी पर्यटक कुल 1,89,00,000 आता था, लेकिन भारतीय 2.6 करोड़ बाहर जाते थे। दूसरा आंकड़ा मैं आपको कहूंगा कि जब हम पर्यटन की नीति बनाते थे तो हम चाइना को फोकस करते थे कि चाइनीज 26-27 करोड़ दुनिया में जाते हैं, वो भारत की तरफ आए। लेकिन हम दूसरे आंकड़े पर फोकस कर रहे हैं, जो 66-67 करोड़ लोग चाइना जाते थे, वो चाइना नहीं जाएंगे, तो उनके लिए भारत ही एकमात्र सुरक्षित डेस्टिनेशन होगा, ऐसा हमारा विश्वास है। लेकिन एक चीज़ और है ना पटेल साहब, शायद लगता है कि कोरोना ने सारे गिमिक्स जो हैं और सारे जो गेम है वो चेंज कर दिए। अब यानी कि हम घूमने जाएंगे तो वो जो नियम है उसका भी पालन करेंगे क्योंकि डर रहेगा, सोशल डिस्टेंसिंग भी बनानी, मास्क भी लगाएंगे, तो लेकिन तस्वीर भी खिंचाएंगे क्योंकि हमें सहेज करके रखनी है, वो तो मेमोरी होती है। तो अब ये होगा कि उस तस्वीर में पीछे का मॉन्यूमेंट तो आएगा लेकिन चेहरा नहीं आएगा क्योंकि चेहरा मास्क से ढका होगा। नहीं, मुझे लगता है तकनीक तो बहुत निकल आई है। कोई दक्षिण भारत से लेकर तो सब जगह पर स्कैन करके वो आगे हिस्से को फोटो करके मास्क पर चेहरा बना दे रहे हैं। मुझे लगता है कि ये विकल्प तो इंडिविजुअली हम अगर बात करें तो जो भारत का टैलेंट है वो तो उसने विकल्प न जाने कितने सारे अभी इन दिनों में दे दिए हैं। मुझे लगता है ऐसी अनेक चीजों की चुनौती हमारे सामने आएंगी और हमारा नौजवान, हमारा भविष्य इस बात का उत्तर भी बहुत अच्छे बखूबी ढंग से देगा, ये भरोसा हमको रखना चाहिए। अच्छा, वो जो टेलीविजन देख रहे हैं, कल से जो लोग बाहर निकलेंगे, अब जाना भी है, जो लोग ठीक है घूमने का मन अब नहीं तो थोड़े वक्त में आगे बनाएंगे, आप उनको क्या कहना चाहते हैं? नंबर 1। सेकंड, अभी क्या इंस्ट्रक्शंस क्या है सर होटल्स को और रिजॉर्ट्स को जो खुल रहे हैं और जो पर्यटन स्थल होंगे उनके लिए क्या कुछ गाइडलाइंस है सर? वो कैसे आपने कुछ जो पर्यटन इंडस्ट्री की तरफ से जारी किए हों? नहीं, गाइड एसओपी तो गृह मंत्रालय ने और स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी की है। डिटेलिंग करके हमने एडवाइजरी के रूप में और आगे उसको विस्तार दिया है। हमारा मोटे तौर पे मानना है कि चाहे वो सिक्योरिटी वाला हो, चाहे वो लोडर हो जो सामान उठाता है, या जो वेटर है जो सर्व करता है, या रूम सर्विसेज के जो लोग हैं, उनको पूरी तरह से परफेक्शन के साथ उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए। और आप मास्टर ट्रेनर को पर्यटन मंत्रालय ट्रेनिंग देगा और वो उसके बाद में नीचे अपने लोगों को ट्रेनिंग दे। अब वो जैसे हम और आपसे विजुअल पर बात कर रहे हैं, हम ऐसे भी इस ट्रेनिंग को पूरा कर सकते हैं ताकि काम स्टार्ट हो सके। दूसरी बात होगी, ग्रुप के साथ में अगर कोई आपके पास में आता है होटल में, वो कोई उसमें से कोई दूसरे कारणों से बुखार होता है, कोरोना की बात छोड़ भी दें, किसी भी प्रकार के से कोई बीमार होता है तो सावधानी बतौर हम उसको उसी होटल में अलग रख सकते हैं। तो क्या हम 20 या 25% कमरों को उस लेवल पर बनाकर रख सकते हैं कि हमें अस्पताल ना भेजना पड़े, बल्कि वहीं पर रोककर उसके इलाज का प्रबंधन किया जा सकता है। तो मुझे लगता है ये सावधानियां हैं जो स्वाभाविक तरीके से किसी पर्यटक के लिए भी ठीक होंगी और होटल के लिए भी ठीक होंगी। पर्यटक तभी बाहर निकलेगा कहीं ना कहीं, या फिर जो भी एक आम आदमी जो घूमना चाहता है वो तब बाहर निकलेगा जब उसके मन से डर जाएगा। लोग कहते हैं कोरोना तो चला जाएगा लेकिन डर नहीं जाएगा कि बाहर मैं कैसे घूमने जाऊं। वो डर फिर आप कैसे निकालेंगे सर? फिर उस पर्यटक को कैसे लेके आएंगे वापस? मुझे लगता है कि अभी जो समस्या ये है कि लोग निकलना चाहते हैं, हम उनको सुरक्षित स्थान देने के बारे में कितना जल्दी शुरू कर सकते हैं। मैं आपको बताऊं कि जो लोग विदेश जाते थे गर्मियों में, वो इतने उतावले हैं जाने के लिए कि होटल मालिक सोचता है कि मैं इस भीड़ को कैसे मैनेज करूंगा। मुझे लगता है कि इस साइकोलॉजी के बारे में भी हमको समझना पड़ेगा, इस मनोविज्ञान पर भी हमें उत्तर ढूंढना होगा। इसलिए मैंने पहले सावधानी बतौर आपसे कहा है, हमारी शुरुआत हम धीमे ही कर पाएंगे, लेकिन गति पकड़ेंगे और गति आप पकड़ेंगे तो हमारी गति बहुत तेज होगी। उसकी तैयारियां हमें अभी से करनी होगी, क्योंकि आप खुद भी इस बात को जानते हैं कि जहां पर एक होटल में 100 लोग रहा करते थे, शायद हम उसको उस संख्या को उस होटल मालिक के भरोसे हमें करना होगा कि वो कितने, उसकी क्षमता क्या है उनको भोजन कराने की, रोक पाने की या परिवहन कर पाने की। इन बातों पर तो हमें उसकी कंसेंट चाहिए। और इसलिए मैं आपको
अनुभव के तौर पे बताऊं, 1 महीने पहले जब मैंने नॉर्थ ईस्ट पे बात की थी तो स्टेक होल्डर भी तैयार थे, स्टेट गवर्नमेंट भी तैयार थी, लेकिन जैसे ही प्रवासी मजदूरों का आना जाना हुआ तो सारी राज्य सरकारों ने कहा कि साहब हम थोड़ा रुकना चाहते हैं। है बस नहीं, हम वो कई मोर्चे एक साथ खोलना नहीं चाहते। अभी भी हमने 8 तारीख का अनाउंसमेंट किया है, लेकिन राजस्थान ने कहा 30 तारीख से खोलेंगे अपने मॉन्यूमेंट्स। तो मुझे लगता है कि राज्य, स्टेक होल्डर्स और भारत सरकार तीनों को मिलकर ही कोई रास्ता तय करना है। इसलिए मैं ये दावा करूं कि कल से सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे लगता है ये अतिशयोक्ति होगी और जल्दबाजी होगी। आत्मनिर्भर भारत का जब पैकेज या फिर अनाउंसमेंट हुई, आत्मनिर्भर भारत में टूरिज्म कहाँ आत्मनिर्भर की श्रेणी में आता है? यानी कि यूं कहूं कि अगर मैं इसको थोड़ा सा बढ़ाऊं कि टूरिज्म के साथ बहुत सी ऐसी इंडस्ट्रीज, बहुत से ऐसे उद्योग है सर जो बहुत छोटे हैं, साथ जुड़े रहते हैं। उसमें पोर्टर भी होता है, उसमें टैक्सी वाला भी होता है, उसमें जो छोटे रेडी पटरी वाले होते हैं, वो हर चीज़ टूरिज्म पे डिपेंड करती है। जब टूरिज्म नहीं है तो वो नहीं चल रहा। तो क्या सर उनके रिवाइवल का कोई और प्लान है आपके पास? रिवाइवल बड़ा साफ है कि कल तक तो सारी चीजें बंद थी, लेकिन अब खोला है आपने, तो आपने होटल को भी खोला है, रेस्टोरेंट को भी खोला है, माल को भी खोला है, जो टैक्सीज है उनको भी आपने परमिट किया है, जो चीज वो देखना चाहते हैं उन स्थानों को आपको परमिशन दी है। हाँ, लेकिन सबको की जिम्मेदारी तय की है। स्टेक होल्डर में अगर होटलियर है तो उसको अपने गाइडलाइंस का पालन करना होगा। अगर टैक्सी वाला है तो उसको भी सैनिटाइजेशन का या गेट खोलते समय ग्लव्स पहने रहे, ताकि कोई ऐसी विषम परिस्थिति ना बने। फिर मॉन्यूमेंट में भी है तो मॉन्यूमेंट में रेलिंग्स होगी, वहां पर सेंट्रलाइज एसी अगर है तो फिर हम उसको रोककर खोलेंगे। इसलिए मैंने कहा कि अभी जब 8 तारीख से खुलेंगे तो हम 10 दिन में इस बात का आकलन करेंगे कि हम म्यूजियम खोल सकते हैं कि नहीं, लाइब्रेरी खोल सकते हैं कि नहीं। इस प्रैक्टिस को देखने के बाद ही हम गति पकड़ पाएंगे। तो ये मुझे लगता है एक प्रयोग है, लोगों के मन में भरोसा है, लोग घूमना चाहते हैं। ये बात मैं आपसे कह सकता हूँ कि लोगों ने जिस प्रकार से संपर्क कर रहे हैं उसमें वो डर नहीं रहे, बल्कि हम सबको सावधान और सचेत रहने की जरूरत है कि हम उनको सुरक्षा दें और जहां पर वो जाए वहां पर वो सुरक्षित रहे। ठीक सर, क्योंकि आप जो है बहुत पुराने पार्टी के थिंक टैंक हैं, बहुत पुराने लीडर हैं, अब मैं बात थोड़ी सी है इससे संस्कृति से जुड़ा एक सवाल पूछता हूं, फिर उसके बाद मैं आऊँगा कि विपक्ष कम से कम इस मामले को कैसे ले रहा था। सर, मेरा संस्कृति से जुड़ा ये सवाल है कि पूरे विश्व ने कहीं ना कहीं ये देखा कि सोशल डिस्टेंसिंग या यूं कहें कि एक दूसरे से हाथ ना मिलाना, थोड़ा दूर रहना, नमस्ते करना, जो कि भारत की संस्कृति है और भारतीय आयुर्वेद और भारतीय परंपरागत तरीके से इम्यूनिटी को इम्यून करता। क्योंकि आप संस्कृति मंत्री भी हैं, आपको लगता है कि अब वक्त ने कहीं ना कहीं हमें सिखाया कि जिन चीज़ों को खुद भारत ही जिन चीज़ों से दूर हो रहा था, अब विश्व के लिए वो एक बहुत बड़ा मौका अपनाने का? नहीं, पर मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ये काम तो पिछले पहले चरण के 5 वर्षों में भी हुआ, लेकिन अगर इस वर्ष का मूल्यांकन करें तो हम कोरोना पर जब डिबेट करते हैं तो हम उस बात को कैसे भूल सकते हैं कि देश ने 1 वर्ष के भीतर प्रधानमंत्री की दूरदर्शा का परिणाम देखिए कि धारा 370 को समाप्त किया और आसानी से वो इम्प्लीमेंट हो गया। श्री राम जन्मभूमि के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ और वो पर्यटन की दृष्टि से कल क्या मुकाम हासिल करेगा इसकी कोई कल्पना आज नहीं कर सकता है। और इसलिए मुझे लगता है कि उसके बाद पूरे देश शांति के साथ उस फैसले को स्वीकार करता है। मैं ऐसे अनेक बातें आपसे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमने जो फैसले किए, ये वर्ष जो 2020 है, इस पर तो मुझे लगता है कि इतिहास लिखेगा कि वास्तव में ये वर्ष कितना परिणामकारी रहा है। कोरोना आया, लेकिन प्रधानमंत्री की दूरदर्शिता देखिए कि 500 की संख्या भी नहीं पहुंची, वो लॉकडाउन हो गया। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन और सुविधाओं के बीच का जो अंतर था, अगर हमने शुरुआती दौर में संयम ना बरता होता तो दुनिया के साधन संपन्न लोगों के यहाँ जिस प्रकार से मौत के आंकड़ों का अंबार लगा है, हमारी क्या हालत होती है हम इसकी कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन आकलन करने वाले जरूर लिखेंगे और इसलिए मुझे लगता है कि ये दूरदर्शी फैसले का परिणाम है। और मैं इस नाते में मानता हूं कि इसका आकलन तो बाद में लोग करेंगे, मूल्यांकन करेंगे कि नेतृत्व ने अगर ये सजगता और दूरदर्शिता न दिखाई होती तो शायद परिस्थितियां और भी गंभीर होती, जिसका आकलन हम नहीं कर सकते। अंतिम सवाल मेरा, वो पर्यटक तो बाहर निकलने से थोड़ा डरेगा, उसके लिए एक पर्यटक मंत्री क्या संदेश देना चाहता है? क्योंकि ये अब यहाँ से टूरिज्म कहीं ना कहीं सीजन शुरू होता है, वो डरा हुआ जरूर है, यहाँ से टूरिस्ट सीजन शुरू होता है, गर्मियों की छुट्टियाँ, अमरनाथ यात्रा होगी, केदारनाथ धाम की यात्रा, फिर उसके बाद ठंड का मौसम आएगा तो गोवा और बाकी तमाम चीज़ें, एक पूरा सीजन आपके सामने पड़ा है। कैसे आपकी नजर है उस पूरे सीजन के ऊपर, और जो पर्यटक बाहर निकलना चाहता है उससे पर्यटन मंत्री क्या कहेंगे? पहली प्रार्थना
गाइडलाइंस का पालन करिए। जब तक औषधि नहीं है, सावधानी ही सबसे बड़ी सुरक्षा है, यही प्रधानमंत्री कहते हैं। भारतीय संस्कृति के आचरण करेंगे तो फिजिकल डिस्टेंसिंग तो बनी रहनी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हाँ, लेकिन मैं उन तमाम स्टेक होल्डर से प्रार्थना करूंगा, गाड़ी चलाने वाला ड्राइवर उस गाड़ी का मालिक भी है, उसकी जिम्मेदारी है कि उसके भीतर बैठे हुए लोग उनको सुरक्षित स्थान पर पहुंचाना और जहां से लिया है वहां तक पहुंचाना, उसकी जिम्मेदारी उसे पालन करना चाहिए। जहां वो रुकते हैं उस होटल के प्रबंधन की ये जिम्मेदारी है कि वो सुरक्षित रखे और सुरक्षित उनको वापस करे। मुझे लगता है कि मेरा विश्वास है कि लोग चारधाम के केदारनाथ बद्रीनाथ के ऊपर खुल गए, वहां से अपने दर्शन प्रारंभ करेंगे और उसके बाद में चरणबद्ध तरीके से अमरनाथ और वैष्णो देवी की तरफ यात्रा करेंगे। लेकिन मैं भारत के लोगों से कहूंगा, उत्तर पूर्व सुरक्षित राज्य है, पूरा नॉर्थ ईस्ट सुरक्षित राज्यों में है, आसाम को छोड़कर। हम एक बार देखें कि उत्तर पूर्व की सुंदरताएं क्या है। मुझे लगता है कि उनका विश्वास है, ये भरोसा, लेकिन सावधानी ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। मैं उनसे विनती करूंगा, बाकी चीजें कोरोना के साथ जीने का सामर्थ्य भारत की जनता के पास में है। साधन वाले थके होंगे, लेकिन साधना वाला भारत उस रास्ते में अपना रास्ता निकाल रहा है। और दूरदर्शी जो प्रधानमंत्री जी है, उन्हें दोनों रास्ते दिए, प्रबंधन का भी और साधना का भी। दोनों मिलकर इस पर विजय प्राप्त करेंगे। लोगों का भरोसा, लोग डर नहीं रहे, लेकिन वो दुस्साहस भी ना दिखाएं, यही विनती है। चलिए, हम तो ये कह रहे हैं कि जैसे कोरोना ने सारे गिमिक्स बदल दिए हैं, इस कारण से वरना आप और हम रूबरू होते और बैठे होते एक हॉल में ऑडियंस के सामने, अब हम देखिए टेक्नोलॉजी के माध्यम से एक दूसरे से बात कर रहे हैं। लेकिन टूरिज्म में ये संभव नहीं है और ना कोई चाहता है कि हम सिर्फ टेक्नोलॉजी के माध्यम से उस जगह को देख लें टीवी में और फिर वहाँ जाएँ ना। हर कोई चाहता है कि वक्त वो आए, ये कोरोना काल दूर हो और फिर हम घर से बाहर निकलें और उसी टूरिज्म का और उसी अतुल्य भारत का लुत्फ उठाएं। आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया प्रहलाद पटेल साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.